हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग इसमें CHSL 2023 के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं 4 अगस्त 2023 का शिफ्ट 1। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके पहले 2 कर चुके हैं, 2 अगस्त का और 3 अगस्त का कर चुके हैं। दोनों दिन 4-4 सेट थे, इसका मतलब 4 इंटू 4 कितने सेट हम लोग कर चुके हैं अभी तक? 4 + 4 कितने सेट? 8 सेट हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, तो 8 सेट का मतलब 200 क्वेश्चन लगा चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 4 अगस्त को, तो 4 अगस्त में भी 4 सेट होगा, फिर आगे ऐसे बढ़ते चलेंगे। तो PDF तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, ठीक है, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। PDF सॉल्व कर लिए होंगे और देखते हैं चल के कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। ख़ास तौर से जो गलत हुए हैं इन पे हमारी ज़्यादा नज़र रहेगी और आप फोकस करिएगा कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और क्यों गलत हुए हैं। एक्सप्लेनेशन तो हम लोग अभी करते ही हैं, ठीक है। और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार हैं, आपके लिए एक काइंड इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे अभी अभी आपने सुना कि हम 2 पेपर कर चुके हैं, मतलब 2 दिन का पेपर कर चुके हैं, तो 8 पेपर आपका छूट गया है अगर आज आप हमारे साथ पहली बार हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि CHSL ही नहीं, हम लोग CGL का भी लगा चुके हैं 2022 और 2023 का पूरा। MTS भी लगाए हैं 2021 और 2022, हालांकि 2022 वाला पूरा नहीं हो पाया था। स्टेनोग्राफर भी हम लोगों ने लगाया है, ठीक है, स्टेनो लगाया है, और CPO-SI का पेपर हम लोगों ने लगाया है, IB का पेपर लगाया है, बहुत सारे पेपर करवा चुके हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम को परसू करते हैं सारे पेपर लगाइए, क्यों बार बार बताता हूँ, ठीक है। तो इतनी बातें बहुत हैं, ये बातें रोज़ हम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपना डिस्कशन करते हैं और देखते हैं आज आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें करना क्या है, एक पोर्शन को अंडरलाइन किया गया है और पूछा क्या है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस, मतलब इस वर्ड को यहाँ से रिप्लेस करेगा इनमें से कौन। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, अब्राहम नरेटेड रेशमा हिज लास्ट एस्केपेड इन द ड्रामेटिक वे। बड़े ड्रामेटिक वे मतलब क्या हुआ, बड़े नाटकीय अंदाज में, बड़े नाटकीय ढंग से वो अपने पिछले स्कैपेड को, स्कैपेड का मतलब क्या होता है, आप पहले यहाँ आ जाओ, इसके बेसिक वर्ड पे स्कैप एक वर्ड होता है। स्कैप का मतलब होता है कहीं से बच निकलना, ठीक है, किसी, अब कहीं फंस गए हो, ठीक है, या पुलिस ने पकड़ लिया है, मतलब जो भी हो, कहीं आप फंस गए हो, वहाँ से क्या हो गया, आप बच निकले, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैप कहते हैं। तो उसने अपने लास्ट स्कैपेड की कहानी आपको, रेशमा को, बहुत नाटकीय अंदाज में बताई, ये हो गया मतलब। अब चलो, स्केपेड का मतलब पलायन, भाग लेना, इसका आपको एंटोनीम बताना है। एंटोनीम क्या, जो इसको सही से रिप्लेस कर सके। तो स्केपेड के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखा है एक एक्सर्शन वर्ड लिखा है, ठीक है ना। तो एक्सर्शन का मतलब क्या होता है, प्रयास, हार्ड वर्क, और ख़ास तौर से कैसा वर्क होगा, ये फिजिकल वर्क होगा। जब आप बहुत ज़्यादा फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं तब ये लगता है। चलिए दूसरा आ जाओ, RDL की बात कर लो। तो भैया RDL का क्या मतलब होता है, RDL का मतलब भी होता है कोई चीज़ जो बहुत कठिन हो। यार ये ठीक से दिख नहीं रहा है ना, ठीक है, आप लोग सोचेंगे हम उसी पे लिखते चले जा रहे हैं, ठीक से दिख नहीं रहा है। अब देखो, ठीक है, अब दिखाई देगा, क्लियर होना जरूरी। एक्सर्शन की मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क होगा, ठीक है, समझते रहिए, नोट करते रहिए, ये वर्ड बहुत बार आया हुआ है, फिजिकल वर्क हो गया। RDL का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो बहुत हार्ड होता है, हार्ड टास्क कह सकते हो, या बहुत कठिन काम, या बहुत डिफ़िकल्ट होता है, हार्ड या डिफ़िकल्ट वर्क हो गया। एडवेंचर का मतलब क्या होता है, जब हम जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ बहुत रिस्क उठा लेते हैं। एडवेंचर का मतलब क्या हुआ, जब हम बड़ा रिस्क उठाते हैं। और स्केपेड का मतलब क्या होता है, कहीं से बच के निकल भागे हैं। अब बच के निकल भागने का मतलब हुआ कि आप एडवेंचर कर रहे हो, यही होगा ना। और स्कैप का मतलब क्या हो गया, स्कैप ये वर्ब हो जाएगी ना, निकल के भागना। स्कैप मतलब बच निकलना, जैसे काम वगैरह है कहीं पे, तो जैसे कभी कभी कह देता है ना कोई आदमी कि भैया ज़रा बर्तन धो लो, तो पढ़ने का बहाना याद आता है, तो स्कैप कर रहे हो, आप काम से भाग रहे हो,
ठीक है, तो आपका सबसे सुटेबल यहाँ क्या होना चाहिए, एडवेंचर होना चाहिए, जो इस समय इस वर्ड को, इस कैपेड को रिप्लेस कर सकता है। दैट वर्ड इज एडवेंचर। ठीक है, इज दैट क्लियर? लेट्स गो अहेड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें आपका। अगला क्वेश्चन भैया क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, अब देख तो रहे ही हो आप, इसी जगह को भरना है। ठीक है, पढ़ लो। लिखा है कि द शेफ्स culinary creations were infused with a distinctive dash that set them apart from typical restaurant fare। ठीक, अब आ जाओ, पहले कुछ वर्ड्स हैं उनको समझो। culinary का मतलब क्या होता, ऑफ या रिलेटेड टू कुकिंग, मतलब क्या हुआ, ये किचन से रिलेटेड वर्ड होता है और ख़ास तौर से कुकिंग से रिलेटेड होता है। अब कुकिंग क्रिएशंस मतलब नए नए डिश बनाना। वर इन्फ्यूज्ड, इस इन्फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, फिल्ड विद। आप ध्यान रखिएगा, इन्फ्यूज्ड मतलब फिल्ड विद। जो शेफ़ है, शेफ़ कौन होते हैं आपको पता है, शेफ़ मतलब बड़े बड़े होटलों के कुक होते हैं जो होटल में खाना बनाते हैं। तो जो शेफ़ है, शेफ़ का culinary क्रिएशन का मतलब कुकिंग से रिलेटेड उसका रोज नया नया काम करना। वर इन्फ्यूज्ड विद मतलब वो एकदम से भरा हुआ था, किससे भरा हुआ था, डिस्टिंक्टिव मतलब खास खास डैश, दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम टिपिकल रेस्टोरेंट से अलग करता था उसको। अब इसकी जगह पर कौन सा वर्ड लगाओगे, जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, 4 के चारों में फ्लेयर लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या आएगा, टेस्ट से रिलेटेड कोई चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले हम आपको चारों फ्लेयर का मतलब बताएं। एक फेयर है उसमें, बाकी 3 फ्लेयर हैं, तो इनका सबसे पहले हम मतलब बता दें, उसके बाद आपसे आगे बढ़ते हैं, तब पूछेंगे कि क्या यहाँ पर होना चाहिए। तो पहला फ्लेयर FLARE, तो व्हाट यू मीन बाय फ्लेयर? फ्लेयर क्या होता है, ये होती है चमक। चमक क्या होता है, जब से दीपक वगैरह जलता है, जो दिया जलाते हैं, तो अचानक से जब तेज़ी से चमक आती है, उसको कहते हैं फ्लेयर। और ये वाला फेयर है। अब इस फेयर के कई मामले हो सकते हैं ना, जैसे एक इसी फेयर का मतलब होता है मेला। ठीक है, इसी एक फेयर का मतलब होता है सुंदर, फेयर एंड लवली वाला। ठीक है, और दूसरा इसी फेयर का एक मतलब होता है उचित, लीगल। ठीक है, जैसे कहते हैं इट इज़ नॉट फेयर। ठीक, ये हो गया, फेयर जजमेंट हो सकता है। अब एक FLERE है, इस फ्लेयर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ मोर देन 2 होगी, मोर देन 1 होगी। जैसे आप कह सकते हो सेवरल का मतलब ये, जैसे हम कहें आई हैव फ्लेयर फ्रेंड्स, मतलब आई हैव सेवरल फ्रेंड, नॉट मेनी और नॉट फ्यू। मेनी और फ्यू के बीच में, तो क्या हो सकता है, आप सेवरल कह सकते हो या आ फ्यू कह सकते हो। ठीक है, ये हो गए फ्लेयर। अच्छा, एक ये वाला फ्लेयर हो गया। अब FLAIR है, तो इसका मतलब क्या होता है ना, डिस्टिंक्टिव एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, कोई कार्य करने का ढंग होता है। ठीक है, एक अप्रोच होती है एप्टीट्यूड। अब ये बताओ कि इतनी चीज़ें हो गई, इनमें से यहाँ सुटेबल क्या लगेगा? नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। चलो शुरू हो जाओ। तो एक बार फिर से पढ़ो। शेफ का जो culinary क्रिएशन है वो एकदम से भरा हुआ है डिस्टिंक्टिव डैश चीज़ से भरा हुआ है, जो कि इस रेस्टोरेंट को टिपिकल से अलग करता है। ठीक है, तो क्या आप डिस्टिंक्टिव चमक से भरा होगा, या मेला सुंदर उचित से भरा होगा, या सेवरल फ्यू से भरा होगा, या काम करने का ढंग एप्टीट्यूड होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या लगाओगे आप, एप्टीट्यूड लगाओगे। आई थिंक बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भैया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ बच्चा लोग। इसमें क्या करने हैं, इसमें करना है आपको एक एरर बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, चलिए तो अब आ जाइए, अब नहीं भागेगा, बटन लगाना पड़ता है ना, ये भागता रहता है। ठीक है, तो यहाँ आया आपका एरर। ठीक, एरर करना है, देखो पढ़ के देखो। द कंपनी वाज सूड फॉर, सूड का मतलब होता है इनके ऊपर मुकदमा हो गया, केस कर दिया किसी ने। तो कंपनी वाज सूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, तोड़ना। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो किया था कंपनी ने, जो संविदा की थी, उस संविदा को इन्होंने तोड़ दिया, संविदा भंग कर दिया। ठीक है, इसलिए कंपनी पर मुकदमा चला, केस हो गया। बट इट स्टिल डिनाई एनी रॉन्ग डूइंग। अच्छा ये बताओ, इट लिखा, इट के बाद ये क्या लिखा है, डिनाई। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देखिए आप, इट लिखा हुआ है, इट के बाद क्या लिखा है, डिनाई लिखा है। डिनाई आप जो भी बोलते हो, ठीक है, मैं डिनाई बोलता हूँ।
तो डिनाई क्या है, डिनाई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इट क्या है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट आपका। तो क्या इट के साथ डिनाई लग सकता है, क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लग सकती है, नो नेवर। ठीक, तो अगर हम प्रेजेंट में यूज करते हैं तो इट का क्या, इट के बाद क्या लगना चाहिए था, डिनाइज लगना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात, अभी एक तो सिंगुलर और प्लूरल का मैटर होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो डिनाई है गलत है, आपको आपका आंसर मिल गया यहाँ पर। ठीक, आंसर मिल गया, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, ये आपका काम खत्म हो गया, आपको आंसर मिल गया, आप फ्री हो गए फुर्सत में। नहीं, अभी मुझे फुर्सत नहीं है, अभी और काम देखिए। अब देखिए कि द कंपनी वाज सूड, कंपनी के ऊपर मुकदमा चला था, ये वाज में लगा हुआ है और ये डिनाई क्या हो रही है, ये डिनाई हो रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, एक तो ये कॉम्बिनेशन खराब है। दूसरी बात, जब ये स्टिल लगता है तो कोई चीज़ कंटिन्यूअस टेंस में आता है। हालांकि इनकार करना और स्वीकार करना, जैसे एक्सेप्ट करना और डिनाई करना, इसका कंटिन्यूअस नहीं होता। जनरली स्टिल के साथ हम लोग कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। स्टिल का मतलब अभी भी, जो काम अभी भी चल रहा हो। जैसे हम ये कहते हैं कि वो अभी भी उस कंपनी के साथ काम करता है, ही स्टिल वर्क्स इन दिस कंपनी, नहीं, ही इज स्टिल वर्किंग इन दिस कंपनी। तो स्टिल के साथ हम कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। बट अब दूसरी बात आई, डिनाई लिखा हुआ है, तो डिनाई वगैरह जो होता है ना, एक ऐसी वर्ब है, एक्सेप्ट है, डिनाई है, लुक है, अपीयर है, हैव है, ओन है, पजेस है, इंक्लूड है, ठीक है, और लव है, हेट है, लाइक है, मतलब इस तरह की बहुत सारी, नीड है, इस तरह की बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जो नॉन कंटिन्यूअस में होती हैं। ठीक है, और आप लोग बार बार रोज़ मैं एक नॉन मतलब टेंस का आपके साथ एक लगा दिया करता हूँ, जैसे एंड वीडियो होता है, अब देख डालिए। अगर आपको इस तरह से कंटिन्यूअस में कन्फ्यूजन होता है या टेंस को कंफर्म करना चाहते हैं तो मैंने भी पढ़ाया है, टेंस देख डालिए। ठीक है, चलिए, तो दो तीन चीज़ें मैंने बताई। एक तो स्टिल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगता है, लेकिन डिनाई में कंटिन्यूअस नहीं होता। दूसरी बात, या तो आप इसको परफेक्ट टेंस कर दीजिए, लेकिन स्टिल लगने पे परफेक्ट नहीं होगा। अब आई बात कौन सी, यहाँ जो वाज लगा हुआ है, इस वाज के नाते आप इसको क्या कर दो, डिनाई को आप सीधे से डिनाइड कर दो, है कि नहीं, ये होना चाहिए था। ठीक, गलती तो आपको पहले ही मिल गई थी, काम खत्म हो गया था, लेकिन होना क्या चाहिए उसकी जगह पर, ये भी तो जानना आपको जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं सेटिस्फाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ भैया क्या करना है, देखो अंडरलाइन किया हुआ है, बाइट द बुलेट। हाँ, मतलब ये इडियम पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं दो वीडियो इसके 2 दिन पहले आप लोगों को एक बताया था कि 2023 में कुछ स्टार इडियम्स थे। उन स्टार इडियम्स में बाइट द बुलेट जो है ना, वो सुपर स्टार इडियम है। सुपर स्टार इडियम का मतलब आप लोग मेरे साथ आज ये शायद 9th सेशन कर रहे हो, किसमें, CHSL का 9th सेशन है। इन 8 डेज में, बीते आज वाला इंक्लूड कर दूं तो 9 दिन हो गया, इन 9 डेज में आप अंदाज़ा लगा के बताइए, आप मतलब आप लोगों में से कई लोग हो जो रिप्लाई करोगे, आप हमको बताओ कि इन 9 डेज में आज को इंक्लूड करके बाइट द बुलेट ये इडियम कितनी बार आया है। ठीक, क्वेश्चन सहित ऑप्शन में भी, मतलब कभी कभी क्वेश्चन में है, कभी कभी ऑप्शन में आया है, दोनों जगह कितनी बार आपने बाइट द बुलेट देखा है, गिन के हमको बताना, हम आपके रिप्लाई का वेट करेंगे। ठीक, तो इस बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करना, कोई ऐसा काम करना जो आपको करना पसंद नहीं है। ठीक है, एक तरह से ह्यूमिलिएशन फील करना, ह्यूमिलिएशन बियर करना, बर्दाश्त करना। ठीक, पढ़ के आप देख लीजिए एक बार। आफ्टर प्रोक्रेस्टिनेटिंग फॉर वीक्स, प्रोक्रेस्टिनेट एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी आप जानिए, आपके लिए जानना ज़रूरी है। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है कि जब हम काम को कल पर टालते हैं, जैसे आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। ठीक है, इतनी जल्दी क्या है जब जेल है बरसों। हालांकि ये आप लोगों पर लागू नहीं होता, प्रोक्रेस्टिनेट ना करिएगा। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है आज का काम कल पर टालना। कबीरदास का ठीक उल्टा, कबीरदास जी ने क्या कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और प्रोक्रेस्टिनेटर क्या कहते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। ये प्रोक्रेस्टिनेटर, अब तो समझ गए होगे ना। हाँ ठीक है, तो आफ्टर प्रोक्रेस्टिनेटिंग फॉर वीक्स मतलब हफ्तों तक काम को टालने के बाद, I finally had to bite the bullet and ask my boss for a raise। ठीक है, तो I finally had to bite bullet मतलब अब अपमान तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, अब काम रोज रोज टालोगे तो बाइट द बुलेट करना पड़ेगा। अब आ जाओ ऑप्शन देखो, टू गिव अप इजिली, गिव अप कैसे कर सकते हो आप, आराम से छोड़ कैसे दोगे। लिखा टू एंड्योर अ पेनफुल या डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, यही आपका आंसर हुआ।
ठीक है। टू बी इनडिसिसिव और टू टेक इजी वे आउट, ये सब नहीं होगा, ठीक है। ये आया, इसके पहले भी इसी सेंस में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है बच्चा, देखो यहाँ फिर खाली जगह दी हुई है, एक ब्लैंक दिया हुआ है और हमको इसको भरना है। किससे दिया है? होमोनीम। तो व्हाट डू यू मीन बाय होमोनीम? होमोनीम का मतलब क्या होता है? ये होमोफोन नहीं है, होमोनीम है। इसके पहले जो फ्लेयर वाला मिला था वो क्या था? होमोफोन था। होमोफोन का मतलब होता है कि सिमिलर साउंड होगी, स्पेलिंग एंड मीनिंग अलग होगी। और होमोनीम का मतलब क्या होगा? स्पेलिंग और साउंड सेम होगा। स्पेलिंग का मतलब देखो ये सब चारों वर्ड क्या लिखे हैं? लाइट, LIGHT, एक ही वर्ड है, उसके 4 अलग अलग मीनिंग होते हैं। यहाँ पर चारों मीनिंग दी हुई है। अब ये बताना है आपको ये जो 4 मीनिंग में यहाँ पे लाइट का चारों मीनिंग जो दी हुई है उसमें से कौन सी यहाँ पर फिट होगी, मोस्ट सुटेबल है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं तब आपके लिए आसानी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये सेंटेंस पढ़िए तभी तो यहाँ से मीनिंग निकाल पाएंगे। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर। कन्विक्टेड का मतलब क्या हुआ? दोषी साबित कर देना। कन्विक्ट होता है ना ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर दोष साबित हो चुका हो, कन्विक्ट हो गया। ऑफ असॉल्टिंग का मतलब क्या होगा? हमला करना, प्रहार करना। एक पुलिस ऑफिसर पर अटैक करने का आरोप उसके ऊपर सिद्ध हो चुका है। बट ही गॉट ऑफ मतलब, लेकिन वो मतलब छोटी सी सजा, विद अ डैश सेंटेंस। मतलब सेंटेंस मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सेंटेंस वाक्य नहीं है, यहाँ सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? पनिशमेंट। पर छोटी सी बट लगा हुआ है। बट लगा हुआ मतलब क्या हुआ? दोषी सिद्ध होने के बाद भी ज़्यादा सजा उसको नहीं मिली है, छोटी सी सजा झेल के चला आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइट, यहाँ पे क्या होगा? लाइट सेंटेंस मतलब क्या होगा? लाइट पनिशमेंट मिली उसको। तो यहाँ लाइट पनिशमेंट का कौन सा मतलब निकाल पाओगे? यहाँ लाइट में कौन सा लाइट लगेगा? एनी डिवाइस सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, जैसे टार्च, जैसे बल्ब, जैसे ट्यूबलाइट, जहाँ से लाइट, जहाँ से प्रकाश निकलता है। यहाँ प्रकाश का वो सेंस नहीं है, यहाँ पे कम सेंटेंस पनिशमेंट के लिए लगा है। अब यहाँ दूसरा लिखा है नॉट सीरियस या प्रोफाउंड। बहुत सीरियस नहीं, बहुत प्रोफाउंड, बहुत डीप नहीं। यहाँ प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? डीप, मतलब जो बहुत ज़्यादा ना हो। तो पनिशमेंट इनको ज़्यादा कहाँ मिली थी? तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है कि नहीं है? तीसरा लाइट देख लो, एनर्जी फ्रॉम द सन, जो सूर्य से एनर्जी निकलती है वो भी तो लाइट ही होती है। तो यहाँ पे उस एनर्जी की बात नहीं की जा रही है। और तीसरा लाइट मतलब क्या होता है? लाइटली विद फ्यू बर्डन्स, मतलब क्या हुआ? लाइट यहाँ किसके लिए लगा है? हल्का, जैसे बोझ होता है तो बोझ अगर हल्का होता है तो उसको हम लोग लाइट कहते हैं। ठीक है, तो इस भी सेंस में नहीं हुआ। तो यहाँ फाइनली किस सेंस में यूज किया गया था? दूसरे वाले सेंस में। हियर लाइट शुड बी यूज्ड इन सेकेंड सेंस। क्लियर हो गया? अब तो एकदम ठीक से हम धीरे धीरे से आराम से पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 10 मिनट ज़्यादा लग जाएगा लेकिन कोई आफत नहीं है, आराम से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा इन्होंने कि ये सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप रीराइट करो। कैसे? पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये इन्होंने देखो एक बार फिर से, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अच्छा, सेंटेंस पढ़ो। लिखा है कि सी इज़ लाइक्ड बाई एवरीबडी, मतलब उसको हर आदमी पसंद करता है। एज मैंने क्योंकि, सी इज सो गुड, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। तो ये सो के साथ क्या लगा है? गुड पॉजिटिव डिग्री में है। अच्छा, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती? बेटर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती? बेस्ट। तो पॉजिटिव डिग्री में इस सेंटेंस को फिर से आपको कहना है, मतलब यही मीनिंग आए, यही सेंस आए, पॉजिटिव डिग्री में ही रहना चाहिए। यहाँ लिखा कि सी इज़ गुड बिकॉज एवरीबडी लाइक्स हर। वो अच्छी है क्योंकि हर आदमी उसे पसंद करता है। देखो, वो अच्छी है क्योंकि, मतलब क्योंकि लोग उसे पसंद करते हैं इसलिए अच्छी है, या वो अच्छी है इसलिए लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बात जो है वो क्या हो गई? गलत होगी, बात पलट गई। अब यहाँ देखो लिखा है सी इज़ लाइक्ड बाई एवरीबडी फॉर बीइंग गुड। फॉर बीइंग गुड, अब देखो हर आदमी उसको पसंद करता, फॉर बीइंग गुड। अच्छा, ये जो बीइंग, ये बीइंग लगा दिए हो तो बीइंग के साथ गुड लगाओगे तो है तो ये पॉजिटिव डिग्री, लेकिन पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन नहीं है। बीइंग कंपैरिजन करना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? सो या एज के साथ पॉजिटिव डिग्री लगानी पड़ेगी, और इसके बाद भी एज लगता है और कभी कभी ये एज नहीं लगता है, केवल इतना लगता है, तब भी पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन हो जाता है। तो बीइंग गुड तो नहीं हो पाएगा, मतलब कि ये दूसरा वाला भी खारिज।
तीसरा आया एवरीबडी लाइक हर, हर आदमी, देखो यहाँ ग्रामर गलत हो गया, एवरीबडी के साथ लाइक्स लगाना चाहिए था, ये वर्ब, ये ग्रामर गलत हो गया। देखो गलत सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। अब चौथा बचा है सी इज सो गुड, सी इज सो गुड का मतलब क्या हुआ, वो इतनी गुड है कि एवरीबडी लाइक्स हर। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसका हूबहू सेंटेंस है, सेम सेंटेंस है, सेम मीनिंग में आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये वाला आपका आंसर करेक्ट है। और यहाँ गुड के पहले सो भी लगा हुआ है, मतलब बस पलट दिया है इन्होंने और कुछ नया नहीं किया है, ठीक है। मैं इसको एक बार क्लियर करके फिर से आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा क्या किया आपके ऑप्शन सेंटेंस में और इसमें कितना डिफरेंस किया है। देखिए यहाँ लिखा कि सी इज़ लाइक्ड बाई एवरीवन एज सी इज़ गुड, और यहाँ क्या किया, सी इज़ गुड सो गुड यहाँ लगा दिया दैट एवरीबडी लाइक्स हर, ठीक। तो सेम मीनिंग है, सेम सेंस है, आपका ये आंसर होगा, चौथा वाला आंसर होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या कह रहे हैं भैया, आप कह रहे हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनीम बताना है। किसका एंटोनीम बताना है, देखिए आपका वर्ड क्या है, कॉपियस। कॉपियस का मतलब क्या होता है, प्रचुर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रचुर। अभी आपको अंग्रेजी में बताते हैं इसके और नाम क्या है। तो प्रचुर का मतलब देखो, कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में हो या प्रचुर संख्या में हो, तो इसके लिए एक वर्ड और क्या लगता है आपका, अबंडेंट लगता है। नोट करते रहिएगा, एक तरफ से ढेर सारे साइनोनिम मिलेंगे, अबंडेंट होता है, और एक वर्ड क्या होता है इसके लिए, एक वर्ड होता है प्लेंटी, ठीक है। अबंडेंट हो गया, प्लेंटी हो गया, और एक वर्ड लगता है क्या, एम्पल, AMPLE, ये लिखो। और एक वर्ड क्या यूज करते हैं, प्लेथोरा। प्लेथोरा नाउन है, इसको क्या कहते हैं, अधिकता किसी चीज़ के। और एक वर्ड क्या यूज होता है, कॉपियस, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉपियस हो गया, ठीक है। और एक वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, गैलोर। नया वर्ड है, सुना नहीं होगा, आज नोट कर लो, इसी आपकी अपनी लिस्ट में एक वर्ड और बढ़ाओ। इस गैलोर का मतलब भी होता है कोई चीज़ अबंडेंस में है, अधिकता है, बहुत ज़्यादा। अब एक वर्ड और लिख सकते हो आप, एक्सेसिव, ठीक है। एक्सेस आपका नाउन हो जाएगा, एक्सेसिव आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इतने वर्ड तो बता दिए, बस करते हैं एंटोनीम बताना है। एंटोनीम का मतलब क्या होगा, अब इसका अपोजिट चलो, अपोजिट में क्या हो गया, देखो एक वर्ड आप लिख लो, वांट। वांट का मतलब वर्ब नहीं, नाउन अगर वांट हो गया तो इसका मतलब क्या हो, अभाव, ठीक है। दूसरा एक वर्ड इसके लिए लगा सकते हो आप, डर्थ। डर्थ का मतलब क्या होता है, अभाव या कमी, डर्थ। एक वर्ड बहुत पॉपुलर है, खूब सुना होगा, लैक, LAK। लैक मतलब क्या होता है, अभाव या कमी होती है। एक और वर्ड सुनो, डेफिशिएंसी होता है, ठीक है। किसी की स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए तो बहुत ज़्यादा वो मत करिएगा, चेक कर लेना, डेफिशिएंसी हो सकती है। वांट, डर्थ, लैक, डेफिशिएंसी, ठीक है। और मेजर, मेजर का मतलब क्या होता है, MEA। मेजर का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, बहुत अल्प कह सकते हो, जिसको कहते हैं अल्प मात्रा कह सकते हो। और एक वर्ड होता है पिटी, PETTY, पिटी, एक ये होता है। इसका मतलब भी क्या होता है, बहुत अल्प, बहुत कम के सेंस में आता है। तो ये बहुत अधिक के लिए लग गया बच्चा, ये बहुत कम के लिए लग गया, इसी में से ढूंढ लो, कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो और बताएंगे। तो गैलोर क्या होता है, अधिकता के लिए लगेगा, ये साइनोनिम हो जाएगा। इनफ का मतलब भी होता है पर्याप्त, और अनस्पेयरिंग का मतलब होता है बहुत ही निर्मम। अनस्पेयरिंग मतलब जो किसी को छोड़ता नहीं है, ऐसा व्यक्ति मतलब निर्मम होगा, निर्दयी होगा। और मेजर का मतलब क्या होता है, बहुत कम, बहुत अल्प। तो ये आपको मिल गया आपका एंटोनीम, और आंसर भी यही होगा। इज दैट क्लियर। अब संतुष्ट हो गए कि नहीं हो गए, कुछ और बताएं, इतना तो काफ़ी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आपका। तो आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। इसमें क्या करना है, आपको सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बताना है। तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में किसका होगा, पहले यहाँ वर्ब देखो, वाज रिटन, ठीक। मैंने आपको कहा है जब भी आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव बनाना हो, तो अभी CHSL में तो हम लोगों को डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन का कोई क्वेश्चन मिला नहीं। आज 9वां दिन है, 9th डे तक हम लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई क्वेश्चन नहीं मिला है। अभी तक हमको डेली 1 या 2 क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के मिलते रहे हैं। क्लियर। नोटिस करते रहिएगा कि क्या हमको रोज़ मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। अच्छा, जब भी इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हम सीधे किस पर अटैक करते हैं, वर्ब पे अटैक करते हैं। अच्छा, बार बार हम ये कहते हैं कि जब भी आपके एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा,
वाज होगा या वर होगा और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर पहले से वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म हो तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ अगर वाज रिटन लिखा हुआ तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए, हमको वो सेंटेंस चाहिए जिसमें वाज रिटन की जगह क्या लिखा हो, रोट जिसमें लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ठीक है, अब ढूंढो इसमें रोट किस में मिलता है। तो पहले एक हमको एक ऑप्शन मिला, ये पहला वाला जिसमें क्या मिला है, रोट मिला। ठीक, दूसरे वाले में क्या लिखा है, वाज रिटन। तो वाज रिटन का वाज रिटन होने के मतलब हुआ कि पैसिव वॉइस रिमेन्ड इन पैसिव वॉइस, तो दैट शुड नॉट बी आंसर, क्योंकि पैसिव का पैसिव ही रखा, ये आपका आंसर कतई नहीं होगा। दूसरा है यहाँ वाज बीइंग रिटन। वाज बीइंग रिटन क्या होता है, बीइंग हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी आर चेंजिंग एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो क्या करते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म जैसे राइटिंग को क्या कर देंगे, बीइंग रिटन कर देते हैं। तो बीइंग रिटन आल्सो इज एक्सप्रेस्ड इन पैसिव वॉइस एंड देयरफॉर दैट ऑप्शन शुड नॉट बी योर आंसर। क्यों, क्योंकि एक्टिव में चेंज करना है, पैसिव में आंसर नहीं होगा। फिर दूसरा एक और आ जाओ, यहाँ लिखा है कि द पीरियड ऑफ 2 ईयर वाज टेकन बाय द ऑथर टू राइट द बुक। अब टू राइट द बुक ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। ये इन्होंने पैसिव भी नहीं बनाई है, इन्होंने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, एक अलग वे में वही बात कही है इन्होंने। क्लियर हो गया, तो आपका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। ठीक, चले आगे अगला क्वेश्चन ले लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। अब अंडरलाइंड वर्ड क्या है, ढूंढो। ये कैनल लिखा हुआ है, कैनल, व्हाट डू यू मीन बाय कैनल। कैनल एक ऐसी जगह होती है, एक घर होता है जिसमें कुत्ते या बिल्लियाँ रखे जाते हैं। मतलब क्या, हाउस फॉर डॉग्स और कैट्स। तो हाउस फॉर अ डॉग और अ कैट, ये हो गया आपका आंसर कैनल। क्लियर, अब और ज़्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं, तो उसकी तो फिक्स मीनिंग है ना। डू यू थिंक द डॉग वुड नीड अ कैनल टू स्टे। क्या आपको लगता है कि इस डॉग को रहने के लिए कैनल की ज़रूरत है। तो ये वाला हो गया, कैनल का मतलब हाउस उसका हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलिए ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 होगा बच्चा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आपको एंटोनीम बताना है। किसका एंटोनीम बताना है, हाईलाइटेड वर्ड। तो मैंने आपको ये हाईलाइट कर दिया। एप्रीहेंशन होता है। एप्रीहेंशन क्या होता है, एक तरह की फियर होती है, एक तरह का डर होता है कुछ काम, किसी चीज़ को लेकर के आपके अंदर जो डाउट, जो डर, थोड़ा संदेह होता है, बना होता है, उसको अप्रीहेंशन कहते हैं, भय कह सकते हो इसको। तो इसका एंटोनीम कहाँ से ढूंढना है, जो सेंटेंस दिया गया है गिवन सेंटेंस में से ही आपको इसका एंटोनीम ढूंढना है। चलिए तो ढूंढते हैं। ठीक है, ये ढूंढ लो भैया, आ जाओ। अब ये रहा आपका क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या है, देखो लिखा हुआ है, श्रद्धा वाज नेवर इन सच अ सिचुएशन बिफोर, हर एक्साइटमेंट वाज अंडरस्टैंडेबल फॉर हर पीयर्स। पीयर्स का मतलब क्या होता है, जो कलीग होते हैं, साथ में काम करते हैं। सिचुएशन हो नहीं सकता। ठीक है, अब क्या होगा, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या होता है, कोई काम करने के लिए जो हमारे अंदर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उत्साहित होते हैं, तो वो होगा। अच्छा, ये क्या है, एप्रीहेंशन है। एप्रीहेंशन का मतलब होता है फियर, डर होता है। जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है तो एप्रीहेंशन है। और पिकनिक जा रहे होते हैं तो क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है। तो अपोजिट होगा, एप्रीहेंशन का अपोजिट क्या होगा, एक्साइटमेंट होगा। तो सेकेंड ऑप्शन शुड बी योर आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे, नेक्स्ट आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट देख रहे होंगे आप, क्या लिखा हुआ है, गिव द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अच्छा, एक्टिव वॉइस अभी थोड़ी देर पहले भी था हम लोगों का। थोड़ी देर पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें भी वाज के साथ क्या लगा था, थर्ड फॉर्म। तभी मैंने आपको बताया था कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और अगर पहले से ही वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगी हो तो हमें क्या करना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म बना लेना चाहिए। तो सेम सिचुएशन एक बार फिर आपके सामने आई है, वाज के साथ सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो द टेस्ट वाज पास्ड बाय ओनली ऑफ यू स्टूडेंट। तो ये बाय हटाओ, ओनली ऑफ यू स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। वाज पास्ड की जगह केवल पास्ट आप ढूंढिए। तो केवल पास्ट कहाँ मिला, ये मिला आपको पास्ड। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, ओनली ऑफ यू स्टूडेंट्स यहाँ भी लिखा हुआ है। अब यह क्या है, वाज नॉट पास्ड। अब ये बताओ भैया, यहाँ नॉट कहाँ से आ गया, जब हमारे पैसिव वॉइस में नहीं है तो एक्टिव वॉइस में कहेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जब आप वाज के साथ पास्ट लगा ही ले रहे हो तो एक्टिव वॉइस कहाँ बदले, तब तो पैसिव वॉइस ही रह गई ना।
चलिए हटा दो इनको। अब लिखा मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट पास, फिर वही बात किया तो इन्होंने एक्टिव में, लेकिन क्या किया इन्होंने, एक तो ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स की जगह मेनी लगा दिया, तो मेनी नहीं आएगा। ये सब नहीं चेंज किया। जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो हम एडजेक्टिव नहीं चेंज करते हैं, हम वर्ब चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड द टेस्ट। आपकी जो लड़ाई है वो किस में है, पहले में और चौथे वाले में। ये पहला और चौथा है। अब इसमें क्या होगा, देखो क्वेश्चन में एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं। मुझे लग रहा है कि दूसरा और तीसरा एकदम से गलत हो गए। ठीक है, अब आ जाओ, आपको मैं फिर से ले चलता हूँ जरा क्लियर साफ सुथरा करके। यहाँ वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, हमको क्या चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए। और ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स, यहाँ क्या लिखा, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स, पहले ये देख लो। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लगा, ये तो बाई मेनी स्टूडेंट्स कर दिए, पैसिव वॉइस में है, साफ साफ गलत हो गया। दूसरी बात, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स का मेनी बनाना गलत है। और तीसरी बात, जब यहाँ पे ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स लगा है तो ओनली अ फ्यू की जगह पर वेरी फ्यू क्यों लगाओगे, ये इतनी गलतियाँ हो गई। तो दूसरा, तीसरा और चौथा गलत हो गया। अब आपके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, आपको वही मानना पड़ेगा। ठीक है, आप चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में क्या है, देख रहे हो, शक्ल बता ही रही है कि ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो करते हैं अरेंजमेंट इनका हम। तो लिखा है थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, ठीक, ऑन अ सिंगल डे इन जून 1923। थ्रू अ स्ट्रीट, इस पहले सेंटेंस से तो कोई स्टार्टिंग मिल रही है आप लोगों को क्या, किसी को कोई स्टार्टिंग मिल रही है, नहीं मिल रही है। थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन इन अ सिंगल डे इन जून 1923, नहीं मिला। अब आगे लिखा है द नॉवेल इज एज पैटर्न्ड एज अ पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग। इम्प्रेशनिज्म एक तरह का स्टाइल थी पेंटिंग, चित्र वगैरह बनाने का। ये पोएम में भी आए हैं, ये सब नाटक में, पोएम में, नॉवेल में, इन सब में भी आए हैं। ठीक है, एक विधा थी, एक तरह का एक स्टाइल हुआ करती थी खास पर्पज के साथ। अब इसको हम एक्सप्लेन करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा, आज इतना समय नहीं है इसको करने के लिए। ठीक है, लिटरेचर का मैटर है, जब आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़नी होगी या टर्म्स पढ़ने होंगे तब ये आता है, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट। ठीक, तो द नॉवेल, हमने कहा ना कि लिटरेचर में है, द नॉवेल इज एज पैटर्न एज, ये जो नॉवेल इन्होंने लिखा है ये नॉवेल पोस्ट स्पेशलिस्ट पेंटिंग के पैटर्न पर है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे, ये एक आंदोलन था साहित्य में या कला में, ये एक आंदोलन था जो साहित्य में भी आया। इतना जानना आपके लिए पर्याप्त होगा। आगे लिखा है कैन ट्रेस क्लैरिसा एंड सेप्टिमस मूवमेंट्स। ये क्लैरिसा एक राइटर थे, ये सब लोग राइटर थे, इन्हीं के मूवमेंट को क्या करता है, वो ट्रेस करता है, कौन, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट में। आगे लिखा हुआ कि बट इज आल्सो सो एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेशनल दैट द रीडर। अब बताओ कि आप कहाँ से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हो और कहाँ से नहीं। आप ये दो चीज़ें कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक, बड़े आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आ जाओ। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो सकती है, थ्रू द स्ट्रीट्स नहीं हो पा रहा है स्टार्ट। कैन ट्रेस, कैन, अब देखो मॉडल वर्ब से सीधे कैन ट्रेस, इसका सब्जेक्ट कहाँ गया, ये नहीं स्टार्ट होगा। बट इज आल्सो स्टार्ट ही नहीं होगा, एक ही है जो स्टार्ट कर सकता है, द नॉवेल इज एज पैटर्न। केवल बी से स्टार्ट होगा, तो यहाँ ढूंढिए कौन है जो केवल बी वाला है। ठीक है, तो दो हैं जो बी वाले हैं, एक बी वाला कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, और एक बी वाला कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो बी के बाद सी लगेगा या बी के बाद डी लगेगा, सबसे पहले ये पता कर लो। तो लिखा है द नॉवेल इज पैटर्न एज प्रोस इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग। अब उसके बाद क्या लगाना होगा, अब कैन तो लगा नहीं पाओगे, ठीक है ना, क्या है, कैन नहीं लगा पाओगे। इसके सीधे तुरंत बाद बी के बाद सी, तो लगा क्या पाओगे, लगा पाओगे बट। देखो यहाँ पे कंट्रास्ट कर रहे हैं ना, इन्होंने कहा कि नॉवेल पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग पर एकदम से पैटर्न है। आगे लिखा है बट इज आल्सो एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेशनल दैट। ठीक है, दैट द रीडर। अब रीडर के बाद क्या लगा सकते हो बताओ, रीडर के बाद आप क्या लगाओगे, कैन लगाओगे। जैसे अब ये सब्जेक्ट हो गया ना द रीडर, द रीडर के बाद अब कैन लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा, आराम से लगाओगे। ठीक, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब चाहिए, द रीडर कैन ट्रेस।
ठीक है, तो अब क्या होगा, बी हो गया, बी के बाद आप डी लगा लो, डी के बाद सी लगा लो, और ये टाइम दिया हुआ है और टाइम लास्ट में लगा दो, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये थर्ड वाला। ठीक ना, समझ में आ गया। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक कि अब आप सेटिस्फाई हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या करना है, आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो पहला वर्ड क्या लिखा है, मिस्चीवस लिखा है। मिस्चीवस का मतलब क्या होता है, ऐसे बच्चे जो शरारत किया करते हैं, ठीक है ना, दूसरों को परेशान किया करते हैं, वो मिस्चीवस होते हैं। अच्छा, बच्चे ही नहीं, कोई भी हो सकता है, जो भी दूसरों को परेशान करता है, शरारत करता है, वो मिस्चीवस होता है। कोइंसिडेंस लिखा हुआ, कोइंसिडेंस का मतलब इत्तेफाक होता है, संयोग होता है। स्पेलिंग एकदम से सही है, स्पेलिंग सही है तो आंसर ये नहीं हो सकते, दोनों नहीं होंगे। होमोजीनस का मतलब क्या होता है, मतलब एक ही तरह का, ठीक है, तो ये भी स्पेलिंग इसकी एकदम से सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, होमोजीनस एक तरह से समांगी कह सकते हो ना, हेटेरोजीनस विषमांगी होता है। अब ये लिखा है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, तो आपको रूट कहाँ से आप पकड़ रहे होगे, आप पकड़ रहे होगे प्रोनाउन से। ठीक है, ये हो गया प्रोनाउन आपका। ठीक है, प्रोनाउन की ये स्पेलिंग होती है। अब प्रोनाउंस करोगे तो इसमें क्या होगा, सी ई लग जाएगा, प्रोनाउंस हो गया। तो आपको लग रहा होगा कि ये प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग, तब तो ठीक है, एन ओ यू एन। लेकिन देखो, प्रोनाउंस ऐसा होता है, लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं तो पी आर ओ एन यू एन होता है, बस ये ध्यान रखिएगा, एन यू एन होगा, प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। ठीक इसी तरह से एक वर्ड और ले लो, बनता है, कभी हो सकता है उसकी स्पेलिंग पूछ ले तो रेनाउंस, एक वर्ड है रेनाउंस, ये हो गया आपका रेनाउंस, आर ई एन ओ यू एन सी। रेनाउंस मतलब गृह त्याग करना, और जब रिनंसिएशन बनेगा तो आर ई एन यू एन हो जाएगा। ध्यान रखिए, मैं दो उर्दू लिख रहा, एन ई यू एन हो जाएगा, सी आई ए टी आई ओ एन बन जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, प्रोनाउंस की स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन में नहीं है, इसका ओ जो होता है ना वो गायब हो जाता है जब हम प्रोनाउंसिएशन बनाते हैं। तो यहाँ एन ओ यू एन दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे ओ नहीं होना चाहिए था, एन यू एन होना चाहिए था। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ वाला हो गया। क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखना है आपको कि एक इडियम दिया हुआ है, और इडियम है माइलस्टोन, ये लिखा है इसके लिए। ठीक है, तो एक वर्ड का इडियम, हाँ ठीक है, हो सकता है। माइलस्टोन एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन होता है ना, एक वर्ड है मीनिंग, लेकिन मील का पत्थर होता है, मीनिंग इसकी थोड़ी अलग होगी, तो वही इडियम हो जाता है। गेटिंग द लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन, मतलब कोई आदमी है जो बहुत समय से 5-6 साल से, 8 साल से या 10-15 साल से वेट कर रहा था कि उसका प्रमोशन हो जाए। तो जब प्रमोशन हुआ उसका, तो उसकी लाइफ में क्या है, इन हर कैरियर, मतलब क्या हुआ, उसके कैरियर में ये क्या था, एक माइलस्टोन है। माइलस्टोन का मतलब क्या हुआ, बहुत महत्वपूर्ण घटना हो जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाएगी। भैया 10 साल से जिस प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, वो जब मिल जाएगा तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये माइलस्टोन उसके लिए बर्डन नहीं है, बल्कि क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होगी उसके कैरियर की। तो वंडर यहाँ पे नहीं होगा। मिसहैप क्या होता है, मिसहैप एक्चुअली दो वर्ड लिया हुआ है, एक होता है मिस, मिस क्या होता है, बुरा, डबल एस वाला मिस नहीं है, ठीक है, गलत मत सोचना। और हैप जो लिखा हुआ है, हैप इज, दैट इज हैपनिंग, ठीक है, ये हैपनिंग का साल्ट है। हैपनिंग का मतलब क्या हुआ, कोई घटना, और मिस का मतलब क्या हो गया, कोई बुरी। तो कोई बुरी घटना या कोई दुर्घटना होती है, जैसे आंधी आए, तूफान आए, ठीक है, मतलब जैसे नेचुरल डिजास्टर टाइप का कुछ हो जाता है तो इसको मिसहैप कहते हैं। ठीक है, कोई आपदा कह सकते हो इसके लिए, तो मिसहैप आपदा होता है। तो ये भी यहाँ पे लगेगा नहीं फिलहाल। आंसर कौन सा होगा आपका, इम्पोर्टेंट इवेंट होगा। ठीक है, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में क्या करना है बच्चा, अब ये देखो अंडरलाइन किया हुआ है कुछ। अब क्या है, इस अंडरलाइन को क्या करना है, को सब्सटीट्यूट करना है। रोज की वही कहानी है, समझ गए होगे। लिखा है कि मिस्टर अरविंद वाज अक्यूज्ड ऑफ बीटिंग अप बिफोर द स्टूडेंट्स इन द क्लास। अच्छा, मिस्टर अरविंद कोई टीचर हैं, उन्होंने क्लास में कुछ स्टूडेंट को खूब ठोका। ठीक है, खूब पीटा, कूटा, मतलब पीटा क्या, कूटा समझ लो। कूटना क्या होगा, देखो दो वर्ड पहले समझ लो, पहले इन दोनों की मीनिंग समझ लो। मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, बीट होता है, एक जनरली बीट होता है। बीट में क्या होता है, एक पनिशमेंट देते हैं, हाथ पे 2-4 डंडे मार दिए, ये बीट हो गया। अब बीट अप अगर लगा हुआ है, ठीक है ना, खासतौर से बीट अप ऑन, ये ध्यान रखो।
बीट के साथ अगर हम अप और ऑन लगा दें तो इसका मतलब होता है ना किसी को चोट पहुंचाना, इंजर करना। और कैसे कस के थ्रेसिंग की होगी उन्होंने ना, एकदम कुटाई, लात, घूंसा, जूता, चप्पल सब चला होगा, तब उसको कहते हैं बीट अप ऑन। ध्यान रखना क्या कहते हैं, बीट अप ऑन ये होना चाहिए। तो ये बीट अप ऑफ नहीं होगा, ये बीट अप ऑफ नहीं होगा, ये बीट अप इन नहीं होगा, बिफोर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा, बीट अप ऑन ये हो गया, बीट अप ऑन द। ठीक है, तो उनके ऊपर आरोप लगा था बीटिंग अप ऑन द स्टूडेंट। ठीक, इतना मारा कि उन बच्चों को क्या हो गया, चोट लग गई है, इंजर्ड कर दिया है इन्होंने। समझ गए? चलिए हमारे दौर में होते ना तो सीन याद आ गया होता बचपन का, मतलब कैसे कुटाई उस जमाने में हुआ करती थी, हम लोग तो खैर पाए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 16 में? आ जाओ, करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है इसमें से। तो उसमें से ढूंढे या यहीं से ढूंढे। रेक्टिफाई तो किया नहीं गया, करेक्शन तो किया नहीं गया। अगर यहाँ रेक्टिफाई कर दिया गया होता तो हमें ऊपर नहीं देखना पड़ता, नीचे। तो ये एक हॉस्पिटल लिखा हुआ है, हॉस्पिटल्स की स्पेलिंग एकदम से सही है तो आंसर नहीं होगा। और गवर्नमेंट की भी स्पेलिंग एकदम से सही है तो ये भी आंसर नहीं होगा। और कंट्री की स्पेलिंग भी एकदम से सही है तो ये भी आंसर नहीं होगा। म्यूनिसिपल की स्पेलिंग तो हमको गलत लग रही है। क्यों? म्यूनिसिपल में ये जो पीछे लिखा हुआ है ना वो PIAL नहीं होता, बल्कि क्या होता है, PAL होता है। जो प्रिंसिपल वाला पल है वही म्यूनिसिपल वाला पल है। ठीक है, MUNICIPAL ना कि PIAL। तो ये आई गलत हो गया इसका, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या करना है, अरेंजमेंट करनी है। ठीक, तो पढ़ लेते हैं एक बार। देखो लिखा है द प्रॉस्पेरिटी एंड बिजनेस एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है ना, जो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं इस काम के। ठीक, द प्रॉस्पेरिटी एंड बिजनेस एक्यूमेन। आगे यहाँ क्या लिखा है, मुंबई एंड कोलकाता इंडिकेट दैट इन द कमर्शियल सेक्टर। अधूरा है, बात पूरी नहीं हुई। आगे लिखा है ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल हाउसेज इन। अब इन के बाद कोई जगह आनी चाहिए, जो दो जगह दी है, इंडिया दिया है और मुंबई दिया हुआ है। तो या तो इस इंडिया के बाद मुंबई वगैरह आएगा। अच्छा, अगर कमर्शियल सेक्टर लगाएं तो सेक्टर के बाद क्या होगा, इन द कमर्शियल सेक्टर ये लगाना होगा, इंडिया हैज अ कंसिडरेबल पोटेंशियल फॉर मॉडर्नाइजेशन। तो इसके बी के बाद तो डी लग रहा है। अगर बी के बाद डी लग रहा है तो इसका मतलब बी किसके बाद लगेगा, सी के बाद लगेगा। क्योंकि जब कहोगे कमर्शियल हाउसेज इन के बाद आपको जगह देनी है, तो सी के बाद बी लगा दो और बी के बाद क्या लगा दो, डी लगा दो। ठीक है, अब और क्या होगा, CBD तो हो गया। अब रही बात ए की, तो ए की क्या होगा, स्टार्ट कौन करेगा, आखिर स्टार्ट तो इसी को करना पड़ेगा ना। तो अब आपका हो गया ए, पहले लगा लेते हैं। अब आपको एक बार क्लियर करके हम आपको दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे अरेंज हुआ है। ठीक है, केवल एक ही ऑप्शन है जो स्टार्ट कर सकता है इस क्वेश्चन को, और वो आंसर कौन सा होगा, ए। ओनली ए कैन स्टार्ट। ठीक है, अब एक बार देखो, मुंबई एंड कोलकाता इंडिकेट दैट इन द कमर्शियल सेक्टर, ये लिख दिया। और अच्छा, ये मुंबई एंड कोलकाता हमेशा हमने आपको बताया था ना, हाउसेज के बाद ये इसके बाद लगा पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि इनके बाद हमें कुछ लगाने के लिए तो चाहिए, अगर वो छोड़ देंगे तो होगा क्या। इसलिए हमको फ्रेश स्टार्टर कौन मिलेगा, द प्रॉस्पेरिटी एंड बिजनेस एक्यूमेन। जो प्रॉस्पेरिटी है और बिजनेस एक्यूमेन का मतलब बिजनेस के मामले में एकदम एक्सपर्टाइज। ठीक है, वो किस में पाई जाएगी, इसके बाद आ जाओगे आप किस में, ए के बाद लगाओगे एक्यूमेन ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्रियल कमर्शियल हाउसेस इन मुंबई एंड ऑल एंड कोलकाता इंडिकेट दैट द कमर्शियल, ठीक, इन द कमर्शियल सेक्टर इंडिया हैज अ कंसिडरेबल पोटेंशियल। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए 17 में, आपका होगा ए। उसके बाद CBD तो फिक्स हो ही गया था पहले ही। ठीक है ना, आप सेटिस्फाई हो। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्या कर रहा है 18, बताओ। 18 है कि आपको एंटोनीम बताना है, किसका एंटोनीम बताना है, एब्रोगेट का बताना है। अच्छा, एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, देखो एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब उखाड़ देना, तोड़ फोड़ देना या विध्वंस कर देने का सेंस होता है। या एक और सेंस होता है जब हम इसको लॉ में यूज करते हैं, तो लॉ में इसका मतलब होता है रिपील कर देना। रिपील का मतलब कैंसिल,
या एक वर्ड सुना होगा एनल, ANUL होता है। एनल का मतलब जैसे कोई चीज़ कानूनन है, रिपील करने का मतलब उसको अवैध साबित कर देना, उसको इलीगल डिक्लेयर कर देना, ठीक है, एक तरह से कैंसिल कर देना इसको होता है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, तो इसका एंटोनिम होगा एस्टैब्लिश कर देना, ठीक है। कैंसिल करने का प्रोजेक्ट क्या होगा, एस्टैब्लिश करना। इरेडिकेट करना होगा, इरेडिकेट मतलब क्या होता है, उन्मूलन करना, सफाया कर देना। और ये करीब करीब रिपील जैसा है, हालांकि रिपील केवल लीगल सेंस में यूज किया जाता है, और इरेडिकेट वगैरह डिजीज वगैरह या किसी बुराई के सेंस में यूज किया जाए। डिमोरलाइज, मोरलाइज का अपोजिट हो जाता है, किसी का मनोबल गिराना हो जाएगा। और सैबोटेज क्या होता है, सैबोटेज देखो, सैबोटेज होता है ये दंगे वगैरह में, हिंसा वगैरह में यूज किया जाता है। जैसे इसका एक वर्ड होता है ना, तोड़ फोड़। तोड़ फोड़ का मतलब जैसे कोई लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, दंगा वगैरह कर रहे होते हैं, तो तोड़ना फोड़ना, बस फोड़ना शुरू करते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं, लोगों के घर तोड़ना फोड़ना शुरू करते हैं, दुकानें तोड़ना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही अराजक भीड़ जो होती है, जो तोड़ फोड़ मचाती है, उसको हम लोग कहते हैं सैबोटेज। फिलहाल यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा, एस्टैब्लिश, क्योंकि अब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना, और इस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी चीज़ को वहाँ पे स्थापित कर देना, सेटल कर देना। तो कैंसिल करने को सेटल करना उसका एंटोनिम हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखो यहाँ इतना देखे तो क्या लिखा हुआ है, नो सब्स्टिट्यूशन, और किसका करना है, अंडरलाइन, ये दिया हुआ है अंडरलाइन। पढ़ लेते हैं। ही इज स्टडीइंग में ऐसे देखने में तो कोई गलती नहीं लग रही है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इज सिंगुलर वर्ब हो गई, और स्टडीइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी, इसके बाद लगती है। तो यहाँ देख कर तो यहाँ कोई गलती नजर नहीं आ रही है। फिर पढ़िए, देखिए लिखा है कि स्वामी लर्नड म्यूजिक, स्वामी जी ने म्यूजिक सीखी थी। ये वो लर्नड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। व्हेन ही इज स्टडीइंग इन थर्ड क्लास, जब वो क्लास थर्ड में पढ़ रहे हैं। अब देखो म्यूजिक इन्होंने सीखी थी पास्ट में, तो थर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं कैसे हो सकता है। अब मिलेगी ना गलती, पहले नहीं मिली थी, अब गलती मिल गई। अब यहाँ क्या हो जाना चाहिए, इज की जगह पर वाज हो जाना चाहिए। ढूंढ ऑप्शन। अब ये विल तो नहीं हो सकता ना, वो म्यूजिक सीखे थे पास्ट में और पढ़ेंगे फ्यूचर में, सवाल ही नहीं होता। नो सब्स्टिट्यूशन का कोई सवाल नहीं होता, विल बी का कोई सवाल नहीं पैदा होता। क्या होगा, ही वाज स्टडीइंग। अब आपका आंसर कौन सा होगा, फोर्थ हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या करना है जी, 20 में देखो यहाँ पे ये कैन सब्स्टिट्यूट लिखा है और ये हमको मिल गया अंडरलाइन किया हुआ। और दूसरी बात, विल के साथ हैड किसी सूरत में हो ही नहीं सकता। विल, अब इसको मान लो कि आप एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब मान क्या लोगे, है ही। मॉडल वर्ब के साथ क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और हैड क्या है, आपकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। तो जाहिर सी बात है इसके साथ क्या लगना चाहिए, विल के साथ हैव लगना चाहिए। देखने में तो ये गलती लग रही है, पर मैं जो कह रहा हूँ जरूरी नहीं कि यही गलती हो। इम्प्रूवमेंट करना है तो आपको इसके पहले से इस सेंटेंस को देखना पड़ेगा। चलिए आपको दिखाते हैं, पढ़िए इसको, फिर मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, पढ़िए तो आप हो गए ही, पढ़ना तो मुझे है। देखो यहाँ लिखा, इफ़ वी हैड मूव्ड टू इटली व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ये एक पार्ट हो गया, ये कंडीशन लगी है इफ़ के साथ में। तो एक बात बताएं बच्चा, जब भी आप इफ़ के साथ कंडीशन लेते हैं, कौन, इफ़ के साथ सब्जेक्ट हो और इसके बाद हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो ये क्या हो गया, ये पास्ट की कंडीशन हो गई। तो जो दूसरा सेंटेंस होता है, दूसरे सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आप वुड लगाओगे, वुड के बाद क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, और इतने पे काम नहीं बनेगा, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे। ये कंपलसरी पेयर होगा वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का। ठीक है, अब यहाँ देखो आई विल हैड, तो ये जो विल हैड होगा वो गलत होगा। एन इटालियन एक्सेंट, तो हमारा जो बोलने का एक्सेंट होता वो इटालियन होता। तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो विल हैड लिखा है इसकी जगह पे हमको वुड लगाना है, हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ क्या होगा, पहले विल तो होगा नहीं, वुड के साथ हैज़ लगा दिया। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद ना तो हैज़ होगा ना हैड होगा, क्या होगा, हैव होगा, हैव लगता है। अब यहाँ पे क्या होगा, आई एम हैविंग का तो कोई चांस नहीं है। अब बच्चा आई वुड हैव हैड, तो वुड हैव हैड हो सकता है क्योंकि ये वुड हो गया आपका, वुड हैव तो हमने कहा था ना हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वुड हैव, और ये जो हैड होगी ये क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। कौन सा हैड है, ये हैड पोजीशन के लिए लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैव का। ठीक है, तो अब ये रहा आपका थर्ड वाला। अच्छा हाँ, अगर आपको कंडीशनल में कोई प्रॉब्लम है, मान लो कंडीशनल की 4-5 पैटर्न होते हैं, अगर आपको पांचों पैटर्न एक साथ पढ़ना होगा
तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कंडीशनल्स, स्पेशली कंडीशनल्स, एक वीडियो है कंडीशनल पर, और उस पर ढेर सारी प्रैक्टिस भी करवाई है। तो दो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, एक तो कंडीशनल का वीडियो देखना पड़ेगा क्लास वाला, और ऊपर से प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा कंडीशनल का। देख लेना, शायद नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढेर सारे हमने लिंक दे रखे हैं उसमें भी होगी ये, ठीक है। तो हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या होता है ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। क्या करना होगा 21 में, एक पैराग्राफ है, इत्तेफाक से आज बड़ा छोटा सा पैराग्राफ है तो बड़े आराम से इसको पढ़ लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। लिखा कि नैनीताल हैज़ अ डैश लेक, लेक लिखा है, तो लेक क्या होता है, झील होती है। अब बताओ कि झील कैसी होगी, खूबसूरत होगी, सुंदर सी होगी। चलिए यहाँ पे क्या लगाओगे, अच्छा पहले पढ़ लो, जल्दबाजी नहीं करना। टूरिस्ट्स कम फ्रॉम फार एंड वाइड, दूर दूर से, फार एंड वाइड का मतलब क्या होता है, दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं टू डैश बोटिंग हियर, यहाँ बोटिंग को क्या करने के लिए, बोटिंग एंजॉय करेंगे, और क्या, टू एंजॉय बोटिंग, यहाँ एंजॉय लग जाएगा या एंजॉय जैसा कुछ और वर्ड लग जाएगा। आगे लिखा है कि देयर इज अ स्केटिंग प्लेस बिहाइंड, स्केटिंग का मतलब होता है, जानते हो ना, स्केटिंग एक तरह का स्पोर्ट्स होता है, जूते में पहिए लगे होते हैं, हम लोग स्केटिंग करते हैं उस पर, ठीक है। तो ये स्केटिंग है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, स्केटिंग प्लेस है यहाँ पे, जो स्केटिंग भी करते हैं। पीपल हु स्केट हेयर, जो लोग यहाँ पर स्केट करते हैं, से दैट, वो कहते हैं कि राइड सिम, जो राइड होती है, ऐसे जो लोग चढ़ते हैं उसको कहते हैं, सीम्स टू गो राउंड विद देम, बर्फ पर चलते हैं ना, बर्फ पे फिसलते हैं जो, वही है स्केटिंग, देखा होगा आप लोगों ने। तो इन्होंने कहा कि जब उसको राइड करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और आगे कह रहे हैं कि इवनिंग्स आर आल्सो प्लेजेंट हियर, जहाँ की जो शाम होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है। अभी जगह अच्छा नैनीताल है, हाँ ठीक है। तो द डैश ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स लुक्स एज इफ दे आर डांसिंग इन द रिपल्स ऑफ द लेक, रिपल्स का मतलब लहरें, तो जो लाइट है, तो ये शाम जब हो जाती है तो शाम में जो झील की लहरों पर लाइट पड़ती है, तो ऐसे लग रहा है कि झील की लहरों पर जो लाइट है वो क्या कर रही है, यूं 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 डांस कर रही है, ठीक है, इमेजिन कर लो। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कि ट्रूली नैनीताल इज एन डैश सिटी, ट्रूली नैनीताल जो है वो क्या होगा, बड़ा खूबसूरत शहर होगा। फिर वही बात आई यहाँ पे। आगे लिखा है सिटी ऑफ डैश ब्यूटी, तो जाहिर बात है यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी है, तो यहाँ तो नेचुरल ब्यूटी हम लगा देंगे। कुल मिला के नैनीताल की खूबसूरती पर इन्होंने वर्णन किया है, वहाँ की झीलों की खूबसूरती का वर्णन किया है। चलिए अब हम लोग शुरू कर देते हैं इसको भरना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो, एक बार हमको फिर से इसको क्लियर करके शुरू करना पड़ेगा। चलो थोड़ा बहुत रह गया है, कोई चक्कर नहीं है। अब ये देखो, पहले वाले के लिए क्या लगा कि नैनीताल हैज़ अ डैश लेक, नैनीताल में एक बहुत डैश एक लेक है। सगेसियस का मतलब क्या होता है, मेधावी। अब झील के मेधावी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, झील के मेधावी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्यूटीफुल, हाँ झील ब्यूटीफुल हो सकती है, नो डाउट। प्लीजिंग, प्लीजिंग नहीं, प्लीजिंग कोई घटना होती है, प्लेस नहीं प्लीजिंग होता, ठीक है। मौसम होता है प्लेजेंट। अल्योरिंग का मतलब क्या होता है, आकर्षक। लेकिन ये जो आकर्षण है वो थोड़ा सा सेक्सुअल आकर्षण होता है, फिजिकल ब्यूटी के लिए यूज किया जाता है आकर्षण। नेचर वाले के लिए क्या यूज करोगे आप, ब्यूटीफुल लिखोगे, ठीक है ना, तो अल्योरिंग नहीं होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 22, मतलब फिलर नंबर 2 होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लगाना है, लोग आते हैं यहाँ, बहुत दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं क्या करने, टू डैश बोटिंग, तो टू एडोर, एडोर का मतलब होता है लव करना, लाइक करना, किसी को अप्रिशिएट करना। तो बोटिंग को अप्रिशिएट करने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। तो अभी तो ये ठीक लग रहा, बोटिंग को सेलिब्रेट नहीं, बोटिंग नहीं सेलिब्रेट की जाती, कोई ओकेजन सेलिब्रेट किया जाता, ये नहीं लगेगा। अप्रिशिएट करना, तो बताओ बोटिंग को अप्रिशिएट करेंगे किनारे बैठ के कि बोट में बैठ के झील में टहलेंगे, तो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बल्कि क्या होगा, बोटिंग को एंजॉय करने के लिए, पिकनिक वगैरह एंजॉय किया जाता है ना, अप्रिशिएट नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, अगला देखते हैं हम लोग। अब क्या होगा, फिलर नंबर 3 होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका फिलर नंबर 3, कहाँ है फिलर, ये लिखा है द डैश ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स। तो इलेक्ट्रिक लाइट्स जो लहरों पर चमकती हैं, डांस करती हैं, उसके लिए क्या वर्ड लिखो, द शैडो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स, नहीं शैडो नहीं। इको, इको लाइट का नहीं, साउंड का होता है। मिरर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स बिल्कुल नहीं का, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, जब लहरों पर लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो लगता है कि लाइट नाच रही है,
आहा क्या सीन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपका फिलर नंबर 4 का। तो ये रहा फिलर नंबर 4। यहाँ क्या लगाओगे, ट्रूली नैनीताल इज एंड डैश सिटी ऑफ डैश ब्यूटी। तो ब्यूटी के लिए नेचुरल लगाएंगे। कैसी सिटी, अपोलेंट लिखाओ। अपोलेंट का मतलब क्या हुआ, रिच शहर, ठीक है। तो रिच ये अमीर शहर है, रिच सिटी ऑफ डैश ब्यूटी। या यहाँ पे इरिटेटिंग, इरिटेटिंग नहीं, चिढ़ाने वाला शहर क्यों होगा। ओमिनस मतलब मनहूस होगा, ये दोनों नहीं लगाओगे। एक लगा आपका एक्सेलेंट सिटी। आप ओपुलेंट सिटी लगाओगे या फिर एक्सेलेंट सिटी लगाओगे, आप बताओ इनमें से आपका क्या सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, एक्सेलेंट सिटी है। ओपुलेंट अमीर के लिए लगता है और ये पर्सन के लिए यूज किया जाता है कि नहीं, ठीक है। तो ये नहीं लगे, ये जानते हो ओपुलेंट नेचुरल ब्यूटी के सेंस में रिच लग भी नहीं पाएगा, ये मॉनिटरी है ना, पैसे में कोई अमीर होता है तब ओपुलेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, आपका अगला क्वेश्चन है और आई थिंक कि ये 5वां फिलर होगा, ठीक है। हाँ तो ये 5वां है, आई थिंक क्या है ये। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, डैश ब्यूटी। तो जो नैनीताल की ब्यूटी है, अच्छा जो जिक्र भी इन्होंने किया उसमें आर्टिफिशियल कुछ नहीं था, सब क्या था, नेचुरल था। तो लॉजिकल ब्यूटी होती नहीं है, होती क्या है, नेचुरल ब्यूटी होती है। सिंथेटिक ब्यूटी भी नहीं होगी, वो प्लास्टिक सर्जरी थोड़े ने कराया हुआ है। तो क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब क्या हुआ, क्रॉनिक बहुत पुराना नहीं, ये सब नहीं होगा, नेचुरल ब्यूटी होगी। तो यहाँ पे तो नैनीताल में झीलें हैं, निश्चित रूप से नेचुरल ब्यूटी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर से कर लिया कौन से क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और कर लिए हैं। किसका है ये, 4 अगस्त का सेट है। तो 4 अगस्त का हम लोगों ने फर्स्ट वाला किया है, अभी 3 बाकी है। धीरे धीरे करके ये सब भी हम लोग कर डालेंगे। आप हौले हौले वेट करो, ठीक है। 225 हो गए क्वेश्चन। अब कितने बचे होंगे, 775 बचे होंगे, ठीक है। 25-25 रोज होते जाएंगे। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय दीजिएगा। कुछ और चाहते हैं तो वो बताइएगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं कल वाले सेशन में, आज काफ़ी लेट हो गई है, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।